आज आप लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग सवाल भेजे, तजियाकारों से जवाब जानते हैं। मज़ीद साहब से करते हैं पहला सवाल। मज़ीद साहब, कुछ देर पहले अभी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के, उससे मुतल्लिक बयान दिया है और वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात का मामला तय नहीं पाता तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। सवाल ये हो रहा है, पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अमन बरकरार रखना या ताकत का तासुर कायम रखना? मेरा आपसे ये सवाल है सर, ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान दुरुस्त है? देखिए, ऐसा बयान देना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ ये कि अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान नहीं हुआ, अभी कोई जंग नहीं हुई। अब क्योंकि एनीथिंग कमिंग फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो उसकी बहुत अहमियत होती है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ये ऐलान कर दिया कि अब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। ये इस तरह का स्टेटमेंट ख्वाजा साहब पहले भी देते रहे हैं। कोई इस तरह की एग्रेशन, इस तरह का एग्रेसिव स्टेटमेंट के बाद क्या मुज़ाकरात होंगे? यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं? क्योंकि ये अगर मगर की बातें हम जैसे लोग कर सकते हैं, कोई जनरली बात हो सकती है, लेकिन वो मिनिस्टर जो मुज़ाकरात का ख़ुद हिस्सा रहे हैं, ख़ुद हिस्सा हैं अभी भी उन चीज़ों को, उनकी तरफ से ये चीज़ आना, ये मेरा ख़्याल है कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता। ये ख़तरनाक मैसेज जाता है कि आप जंगी तौर पे हमेशा तैयार रहें, जंग के लिए हमेशा तैयार रहें। वो अपनी एक अलग चीज़ होती है। ज़ाहिर है आपको वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों से ख़तरात रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उम्मीद से जो है, उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ते हाथ से। आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि चीज़ें उस नहज तक ना जाएँ, जंग तक ना जाएँ। इसलिए इस तरह का बयान जो है ये बड़ा ख़तरनाक होता है, ख़ास तौर पे अगर वज़ीर दिफ़ा या वज़ीर ख़ारजा से आए। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। भट्टी साहब से करते हैं अगला सवाल। अब आपसे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुतालिक पूछा जा रहा है। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत बानी की पॉलिसी के साथ ही चलेगी, मुताबिक चलेगी, अवाम के पास जा रहा हूँ। लेकिन तलाल चौधरी साहब ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा है कि सुहेल अफरीदी जिस मकसद के लिए आए हैं न तो वो पूरा होगा, बल्कि PTI को भी साथ लेकर ही डूबेंगे। सवाल ये हो रहा है, क्या ये सियासी खुद एतमादी दुरुस्त साबित हो सकती है PTI की? पहली बात तो ये कि तलाल भाई, बराए मेहरबानी ज़रा हौसला, ज़रा धीरज, ज़रा तहम्मुल, ज़रा बर्दाश्त। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सुहेल अफरीदी साहब जो इमरान खान साहब कहते हैं आपको वो सूबे को चलाएं जिस तरह वो कहते हैं, और आप आवाम के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको आवाम ने मुंतखब किया है, आपने अमन जरगा भी किया है, बहुत अच्छी बात है, कर लें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको वफाक के साथ चलना पड़ेगा। वो हैं पाकिस्तान की चीज़ें, और वो है वफाक का मैंडेट। वो है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या होना है ये वफाक ने तय करना है। हाँ, आपको लूप में रखना चाहिए, आपको उन्हें इस सारे प्रोसेस में शामिल करना चाहिए, और दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला करना है, किस तरफ जाना है, ये भी वफाक का मैंडेट है, और ये रियासत और हुकूमत मिलकर करेगी। तो लिहाजा कुछ चीज़ों को आप मिक्स ना करें। माना कि आप मुलाकात आपकी नहीं हो पाई, माना कि आपकी अभी काबीना नहीं बन पाई, लेकिन आप वफाक से इलेहदा नहीं चल सकते। और इस वक्त ये जो घड़ी है इस मुल्क पर, और इस वक्त जो बड़ी क्रिटिकल घड़ी है, बड़ी नाजुक घड़ी है, और जिसमें हमारे आने वाली नस्लों का फ़ैसला होना है, और इस दहशतगर्दी का फ़ैसला होना है, दहशतगर्दों का फ़ैसला होना है, हमारे और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात कैसे होंगे उनका फ़ैसला होना है। उसमें आपको वफाक के साथ चलना होगा, और वफाक के साथ चलने में ही आपकी भी बेहतरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बेहतरी है, हम सब की बेहतरी है। तो लिहाजा बहुत सारे मामलात में आप हो सकता है ठीक हों, लेकिन चंद ऐसे मामलात हैं जिनमें आपको अब कोई बात नहीं, बड़ा दिल करें, आप शहबाज शरीफ साहब से मिलें आकर, और उन्हें इन चीज़ों पर यकीन दिलाएं और कहें कि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, हमारे पास ये इसका ऑप्शन है, ये हल है, और आप हमारे साथ इस पे बैठें। तो बैठें। हम नेशनल एक्शन प्लान पर बैठे थे और मुत्तहद हुए थे, हम सानिया APS पर बैठे थे और मुत्तफिक हुए थे। एक बार फिर हमें मुत्तहद और मुत्तफिक होकर आगे बढ़ना है। तो कुछ थोड़ी सी एक रेड लाइन होती है, जो मुल्क की रेड लाइन होती है, वो आपको भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए
और वफाक को भी इस सूबे को साथ मिलाकर चलना चाहिए। सर जो आप बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन मैं सुन रही थी तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि पार्टी के जो सूबाई ओहदेदार हैं, वो ये कह रहे थे कि वो इस्लामाबाद आने की तैयारियां कर रहे हैं और बड़ी बल्कि कोई तारीख भी दे रहे थे शायद अगले महीने की। तो इस सिलसिले में क्या है, क्या वाकई में ये सीरियस बयान है या फिर एक सियासी शोशा छोड़ा है? नहीं, अभी तक मैडम शेख ये एक सियासी बयान है। अभी तक इस हवाले से कुछ भी तय नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। ज़ाहिर है वो एक जिस माहौल में बात कर रहे हैं उस माहौल में हो सकता है उन्होंने एक बात कर दी हो, वरना ना अभी कोई उनको आने देगा, ना उन्होंने आना है और ना ये हालात हैं आने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं जी। आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपसे सवाल हो रहा है पंजाब पुलिस से मुतल्लिक। पंजाब पुलिस और CCD की हिदायत आई हैं कि 15 दिन में गैर कानूनी असलहा जमा करवाएं या फिर सख्त कार्रवाई का सामना करें। जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। सर क्या ये मौक़िफ़ पुलिस का अमन की बहाली के लिए दुरुस्त और ज़रूरी है? ये डायरेक्शन ठीक है? मैं समझता हूँ जी कि अगर हम मुझे हैरत होती है कि गैर कानूनी असला की टर्म हमें इस्तेमाल करना पड़ती है। हमारे पास क्योंकि सरकारी तौर पे तो कोई फिगर नहीं है, लेकिन जो मुख्तलिफ NGOs का डाटा है वो बताता है कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ से ज़्यादा गैर कानूनी असला है और जिसका कोई लाइसेंस नहीं है किसी के पास। और जो नेशनल पुलिस ब्यूरो के हमारे अफसरान हैं उनसे जो हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि अक्सर जराइम में गैर कानूनी असला ही इस्तेमाल होता है। तो अगर हमने समाज में अमन व अमान को लाना है, समाज को बिगाड़ से बचाना है, तो बजाय इसके कि असले के इस्तेमाल के बाद कार्रवाई की जाए, सबसे पहले तो समाज को असले से पाक करना चाहिए। पहले स्टेप के तौर पे गैर कानूनी असला और दूसरे मरहले में लाइसेंसी असले को भी डिस्करेज करना चाहिए, जो कि बिल आखिर किसी ना किसी बिगाड़ का सबब बनता है। हमें याद है कि सरकारी सतह पे जब लाइसेंस जारी किए जाते हैं तो वो इस तरह बांटे जाते हैं लाइसेंस। मुझे याद है कि साल 2014 में क्योंकि डिवॉल्व होने के बाद इख्तियारात 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबे भी लाइसेंस जारी करते हैं, तो सिर्फ 2014 में KP में 80,000 लाइसेंस जारी किए गए थे सिर्फ एक साल के अंदर। ये वजारत दाखिला की कमेटी में ये फिगर हमें दिया गया था। इसी तरह बाकी सूबों में भी धड़ाधड़ असले के जो हैं वो लाइसेंस जारी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि गैर कानूनी असले के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वही पाकिस्तान को इंतशार से बचाने की, दाखिली इंतशार से बचाने की सबसे बड़ी कड़ी होगी। और उसके बाद हमें आर्म फ्री सोसाइटी के लिए लाइसेंसी असले को भी डिस्करेज करना होगा और इसके लिए एक बयानिया बनाना होगा और हमें जो खिलौना हथियार होते हैं बच्चों के उनको भी डिस्करेज करना होगा, ताकि ये जो वेपन का कल्चर है, ये वेपनाइजेशन जो है समाज की, इसको ख़त्म किया जाए और पहले मरहले में इसमें गैर कानूनी से शुरू होकर हम कानूनी। सर ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये एक डिबेट है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपको पता है अमेरिका में भी ये डिबेट हो रही है। तो इसके ऊपर हक में और मुखालफत में दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं। आई गेट योर पॉइंट, लेकिन मुझे इससे बढ़कर एक चीज़ बताइएगा, ये जो लाइन है जिसमें कह रहे हैं कि जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं, सर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये कहना लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों का दुरुस्त है, नहीं है? देखें, वैसे मैं तो इस बात का कायल हूँ कि ऐसी कोई भी कानून की अमलदारी जिसमें लोगों को धमकाया जाए, मैं उसको कोई अच्छी पॉलिसिंग नहीं मानता। हमेशा पुलिस से ताउन की दरख्वास्त की जाती है, लेकिन ज़ाती दुश्मनियों को जो लोग ज़ाती तौर पर सेटल करते हैं, अपने हौसले से जाके लोगों को कत्ल करते हैं, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की मैं हमायत करता हूँ और कानून में हाथ लेने वाले तमाम लोगों को डिस्करेज करना चाहिए पुलिस को। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसी ज़ुबान के अलावा वो ज़ुबान नहीं जानते। अब जब CCD ने कहा है कि गैर कानूनी असला जमा कराएं और दुश्मनदारों को हम आपको कानून के दायरे में आप उनसे बदला लें, आप उनके ऊपर मुकदमात करें, अगर आप खुद बदला लेंगे तो फिर हम आपको भी उसी नज़र से देखेंगे। तो यकीनन जिस तरह पहले पंजाब में क्राइम नोज डाउन हुआ है, मैं समझता हूँ कि ज़ाती दुश्मनियों वाले लोग जो हैं वो भी अब कुछ रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेंगे और पंजाब के अंदर जो दुश्मनियों में कत्ल होते हैं उसमें वाज़ेह कमी आएगी। अच्छा आसिफ साहब, कल ये एक फिगर भी शेयर किया गया है CCD की जानिब से ही, बल्कि कि 70% जराइम कम हुए हैं। ये क्या आज़ाद ज़राए से तस्दीक होती है इसकी?
ये तो देखें ईयर एंड पे जो क्राइम जो है वो जब सारा आएगा तो होगा, लेकिन सिर्फ साल 2023 में 3,65,000 मुकदमात पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड हुए थे, जो कि बहुत बड़ा क्राइम का फिगर था। और अभी तक जो हमारी ऑफिशियल्स के साथ बात होती है वो ये बताते हैं कि क्राइम जो है वो बड़ा ड्रास्टिकली नोज डाउन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये कम से कम ये 60% से ज़्यादा का फिगर बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बट उसमें लॉ एनफोर्समेंट की, सर उसमें लॉ एनफोर्समेंट की कारकर्दगी है या फिर जो दीगर फैक्टर्स होते हैं सब्सिडी, जैसे कई दफ़ा होता है कि अभी पिछले दिनों रिपोर्ट भी सामने आई थी मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं पुलिस की जानिब से ही, फिर ये भी आ रहा था कि केसेस जो हैं वो जल्दी बंद करने के चक्रों में सही तरह इंसाफ नहीं हो पाता, और बहुत से सब्सिडी फैक्टर्स, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखें ऐसा हो भी रहा है, लेकिन हम तो कभी भी मावराए अदालत कत्ल या मावराए अदालत इक़दामात की हिमायत नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ी तल्ख हकीकत यह है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस में फेल हो चुका है। क्रिमिनल्स जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं ज़मानतें लेके, और दूसरे आगे वापस आके मज़ीद कत्ल करते हैं, मज़ीद जराइम करते हैं। आम आदमी इसलिए पजीराई दे रहा है इन मावराए अदालत इक़दामात को कि वो ये देख रहे हैं कि जितने क्रिमिनल्स थे कम अज़ कम उनके साथ जो है वो मावराए अदालत ही सही, लेकिन उनको जो है वो एलिमिनेट किया जा रहा है। आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन सर मैं इसके ऊपर अपना एक पर्सनल कमेंट शामिल करना चाहती हूँ। आई थिंक ये बिल्कुल सही नहीं है। इस पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर कानून का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पूरे सिस्टम का क्या फ़ायदा हुआ अगर हर किसी ने, जिसके हाथ में पिस्तौल है, उसने डिसाइड करना है किसने जुर्म किया है, किसने नहीं किया, किसको सज़ा मिलनी है, किसको नहीं। सो ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं ये किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। आई विल वाइंड अप ऑन दिस। थैंक यू सो मच आसिफ रशीद चौधरी साहब। ज़रा हमारी गुफ्तगू आगे भी निकल गई। वापस आते हैं, एजाज सैयद साहब से सवाल करते हैं। एजाज साहब, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर कहते हैं कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सवाल ये हो रहा है कि मौजूदा आलमी हालात में पाकिस्तान के लिए चीन और अमेरिका के दरमियान सालिसी या तामीरी किरदार अदा करना हकीकत पसंदाना हदफ है? क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है अभी? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, आज इत्तेफाक देखिए कि अक्टूबर 2025 में हम बैठे हुए हैं, और आज से ठीक 55 साल पहले अक्टूबर 1971 में अमरीकी 1970 में अमरीकी सदर निक्सन ने पाकिस्तान के उस वक्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, सदर थे, जनरल याह्या खान से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी और चाइना की फ्रेंडशिप करवाएं। तो आज टेक्निकली ठीक 55 साल बाद वही सवाल दोबारा घूम के आया है। अक्टूबर का ही महीना है, और फिर हुआ क्या हुआ ये कि पाकिस्तान ने हेनरी किसिंजर, जो कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के आप यू कह लीजिए कि गॉड फादर समझ किए जाते हैं आज भी। अभी कुछ अर्सा पहले उनकी वफात हुई, तो उनको सीक्रेट विजिट पे इस्लामाबाद बुलाया। फिर उनका सीक्रेट विजिट पाकिस्तानी प्लेन के ऊपर उनको हमने चीन भेजा, चीन के दारुल हुकूमत भेजा, और फिर इस मुसालत के नतीजे में 1972 में रिचर्ड निक्सन जो है अमेरिका के उस वक्त के सदर, उन्होंने दौरा किया था चीन का, और उसमें भी सोवियत यूनियन का एक बड़ा रोल था। सोवियत यूनियन में खुरुश्चेव थे जिनके चीन के साथ ताल्लुकात खराब हो गए थे। उस सारे मंजरनामे में जिसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा रोल प्ले किया था चीन को और अमेरिका को करीब लाने में। तो जो सफीर साहब ने हमारे बात की है, पहली बात तो ये कि हमारे सफीर साहब जो अमेरिका में बड़े मुश्किल में काम कर रहे हैं, लेकिन उस मुश्किल के बावजूद भी हमारा जो अमेरिका का पाकिस्तानी सफारतखाना है, उनके सफीर और उनकी टीम, उन्होंने बड़ा मौसर काम किया, और हमने देखा है उनकी परफॉर्मेंस को कि उनकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर पाकिस्तान प्लग्ड नहीं था, राब्ते नहीं थे, उनके दौर में हम देख रहे हैं कि चीजें बेहतर। एजाज साहब, सर ये बताएं, अगले हफ्ते होने वाली है मुलाकात चाइनीज सदर और अमरीकी सदर की। आपको पता है कोरिया में एक इजलास के सिलसिले में, क्या आप समझ रहे हैं ये इस वक्त बात करना उससे कहीं ना कहीं मेल खाता है और वहाँ पर कुछ बर्फ पिघल सकती है? आई नो टैरिफ्स के मामले पे तो इस वक्त बड़ी चल रही है कशीदगी, लेकिन दोनों सरबराहान का 1-on-1 मुलाकात होना पाकिस्तान की कुछ बनती है इसमें? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अलीना, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े जैसे रवायती सदर नहीं है अमेरिका के, वो आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को देखते हैं, और हमने देखा कि वो उन्होंने पुतिन से भी बात की, मुलाकात की, फोन पे भी बात करते हैं,
और शी जिनपिंग से भी बात कर चुके हुए हैं, तो मेरे ख्याल में बर्फ काफी हद तक पिघली हुई है। नहीं, उस पाकिस्तान की इसमें रेलेवेंस पूछना चाह रही थी कि आपको लगता है इस मौके के ऊपर पाकिस्तान कोई ना कोई किरदार अदा कर सकता है? जी, पाकिस्तान तो देखिए ऑलरेडी किरदार अदा कर रहा है ना, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है, लेकिन बराह रास्त राब्ते भी हैं वहाँ। क्या किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान? जी जी, पाकिस्तान तो देखिए डिप्लोमेटिकली जोड़ रहा है ना, पाकिस्तान ईरान के साथ भी जोड़ रहा है अमेरिका को, और नहीं, चाइना के साथ क्या जोड़ा है सर डिप्लोमेटिकली? देखिए अमेरिका के सदर के साथ जो बातचीत हुई वहां पर अमेरिका के सदर ने खुद कहा कि हम ईरान के ऊपर बात करते रहे, और फिर हमारा जो वफद था वो सीधा पाकिस्तान नहीं आया था, वो ईरान गया था। चीन सर, चीन। जी, मैं वो चीन कह रहा हूँ कि चीन और ईरान दोनों चीजें हैं। अच्छा, तो वो इस हवाले से ओके, तो पूरी तरह आप खोल नहीं रहे अपनी मुट्ठी एजाज सैयद साहब भटिंडे ही खोल रहे हैं, बट वी अंडरस्टैंड जी। अब तज्जियाकारों की आपने राय जानी, आई होप आप लोगों के जवाबात मिल गए होंगे। इसी तरह से कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के हमें अपने सवाल लिखते रहें, हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे।